एलसीएम एचसीएफ की तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इससे पिछले दो जो क्लासेस थी उनमें शायद 22 या 23 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। 22 प्रश्न हम लोग कर चुके थे और वो 22 जो प्रश्न थे उन सभी में आपने देखा था कि सबसे पहली जो हमारी क्लास थी उस पहली क्लास में लगभग हर टाइप का प्रश्न, जो नए नए प्रश्न आए थे, हमने बेस अपना क्लियर कर रखा था। और सेकंड वाली क्लास जो थी इसमें हर टाइप के दो सवाल और इसके बाद एलसीएम से संबंधित जो सवाल थे एक एक करके हमने एक सीक्वेंस से हमने उन सवालों को पढ़ा था, जिन सवालों में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो हम प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी एलसीएम एचसीएफ में से ही एक है और ये थोड़ा सा पिछले सवालों से अलग हटके रहेगा, पिछले सवालों से अलग है और आज की क्लास का ये पहला सवाल रहेगा। ठीक है, तो अभी जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, वो लिंक से, जो लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है सबसे ऊपर दे रखा है, तो उस लिंक पे जा करके उसे क्लिक करके आप इस पूरी क्लास को, पिछली जो भी एक दो क्लास जो निकल चुकी हैं उन क्लासेस को क्रम से देख सकते हैं। और अगर आपने देख रखी है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में, इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है हमारा यहाँ पर 23 नंबर है, लेकिन आज की हमारी क्लास का पहला सवाल है, वह अधिकतम संख्या कौन सी है। देखिए उसने क्या बोला कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है, तो हमें यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि अगर अधिकतम कह रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, लासा मासा में से क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि लासा जो होता है वो लघुतम होता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या होती है, जबकि जो मासा होता है, मासा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो मासा जो है वो बड़ी से बड़ी या फिर अधिकतम संख्या होती है, मतलब हमें मासा तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसका आगे कुछ और तो नहीं दिया है, तो ये बोल रहा है कि 264, 312 और 456 में भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिस संख्या से ये तीनों संख्याएं पूरी तरह कट जाएं। यानी ये कुछ और नया नहीं कराना चाहता, ये सिर्फ आपसे यही जानना चाहता है, केवल और केवल यही जानना चाहता है कि इन संख्याओं का जो मासा आएगा वो कितना आएगा। ये सिर्फ यही जानना चाहता है कि इन संख्याओं का मासा कितना आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखिए मासा निकालने का मेथड हमने आपको बताया था मासा, और उस दिन पहली क्लास में मैंने ये बोला भी था कि आने वाले टाइम में कभी एक सवाल हम ऐसा आपको कराएंगे भी। तो देखिए आज मैं वही एक सवाल करा रहा हूँ, तो इस टाइप के अगर और भी सवाल आगे आते हैं तो उनको स्किप किया जाएगा थोड़ा सा बताने के बाद। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या, ये देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, हो सकता है वहाँ 2 संख्याएं दी हो या 4 या 5 संख्याएं दे दे, तो जनरली ये 3 से 4 संख्याएं देता ही है। तो ऐसी जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी जो संख्या आ रही है यहाँ पर 312, इसको भाग लगाना है। तो देखिए 264 से अगर भाग लगाएंगे तो एक भाग जाएगा, 264 एक अब 264 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना शेष आ रहा है, 12 से 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ रह गया 10, 10 से 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा है 2, यानी कि सिर्फ 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद 48 से भाग लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 48 से भाग लगाएंगे, लेकिन किस में भाग लगाएंगे, पिछले वाले भागफल में। बिल्कुल ठीक है, 264 में भाग लगाएंगे। तो 48 का अगर हम 264 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 5 भाग जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 5 जाना चाहिए। 48 पंजे 240, कितना हो गया भैया, 240। अब यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे तो बचेगा 24, और 24 से हम किसको भाग लगाएंगे, पिछले वाले भाजक को, यानी कि 48 को। 24 दूनी 48, ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब हमारा जो मासा है अब तक इन 2 संख्याओं तक अगर हम देखें तो हमारा मासा कितना आएगा, हमारा मासा यहाँ पर आएगा 24। ठीक है, तो मासा आपको समझ में आ गया होगा कि इसका 24 आएगा। ठीक है ना, मासा क्लियर हो गया, 24 आएगा। लेकिन आगे का काम हमें एक और करना होता है, वो क्या करना होता है कि तीसरी वाली जो संख्या है भाई, इसका भी तो कोई ना कोई रोल जरूर रहा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फिर से देखिए मेथड यही है कि जो मासा निकल के आया है उस मासा का और जो संख्या बची हुई है, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें, फिर से मासा निकालें। तरीका तो यही है कि हम इसका फिर से मासा निकालें। जब हम इसका मासा फिर से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पूरी तरह से कटने वाली संख्या नजर आ रही है, और ऐसा होगा भी, पूरी तरह से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 24 से अगर हम करेंगे, यानी 25 मान लेते हैं इसको, तो 25 से अगर इसे काट रहे हैं, पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है ये,
6 चौक 24, 6 से काटा 6 सत्ते 42, पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, 6 छंग 36 और 19, ठीक है, ये पूरा ही कट रहा है, मतलब यहाँ पे 19 आ गया, पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा कट रहा है तो ये मासा हो गया। और बाई चांस ये पूरा नहीं कटता, बाई चांस अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता, देखिए जनरली तो यही होता है, जनरली यही होता है कि जो 3 संख्या दे रखी होती हैं उनमें से सबसे छोटी वाली जो 2 संख्याएं होती हैं वहां से हमें मासा निकालना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहीं से हम निकालेंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है। हम चाहते तो 312 और 456 का भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर हमारा निकल आता। लेकिन आप हमेशा ये करिए सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहाड़ा पढ़ना भी आसान हो जाता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान रहती है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी वाली संख्या दोनों का हमने मासा निकाला। मासा जब 24 आया, उस 24 से हम बची हुई संख्या के साथ मासा निकालेंगे। लेकिन जब हम इसका मासा निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब मासा कितना हो गया, 24। और अगर पूरा पूरा शेष नहीं आता तो जितना भी शेष नहीं कटता तो जितना भी शेष आता उस शेष से फिर से 24 को काटते, मतलब यही वाली प्रोसेस हम दोबारा से करते। ध्यान रखना, ये वाली प्रोसेस मैंने बोला कि दोबारा से करते, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली पूरी किताब जो होती है 100 सवा से जो भी सवाल आपकी किताब में होते हैं, 50-60 से कम तो कहीं नहीं होते, तो अगर 50 सवाल हैं उन सवालों को जवाब करेंगे उनमें 10-20 बार मासा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो मैं बता रहा हूं कि डबल काम करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन रेयर केस में ही किसी एकाध सवाल में आती है, हमेशा नहीं आती है, ठीक है। जनरली इसी तरह से सवाल आता है जिसमें हम एक बार में जो मासा निकालते हैं वही मासा हमारा परफेक्ट हो जाता है, तीसरी संख्या भी उससे कट जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल क्या है, अब देखिए मासा, पिछले सवाल पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने ज्यादातर सवालों को में मासा पढ़ा था, लासा पढ़ा था, लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है आज तो ये मासा से शुरुआत हुई है। और इसमें 3-4 सवाल जो रहेंगे आपके बार बार मासा से संबंधित आएंगे। जरा देख लेते हैं इस सवाल में ये क्या कहना चाहता है। 2 संख्याएं हैं 989 और 1327। अब ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब भी ये सबसे बड़ी कहेगा तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि यहाँ पे हो ना हो मासा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि मासा निकलेगा, लेकिन सवाल आगे भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर आपको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिस संख्या से जब आप इन दोनों में भाग देंगे तो, अभी देखिए पिछले सवाल में क्या था, अगर हम पिछला सवाल देखें तो पिछले सवाल में क्या दे रखा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। लेकिन अब जो सवाल दिया है वो क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे, ठीक है। 5 और 7। अब जरा फंडा समझिए इसका क्या है, हम कोई एक संख्या निकालने वाले हैं, यहां पर एक संख्या निकल के आने वाली है और उस संख्या से जब हम इसे काटेंगे तो 5 शेष बचेगा और इसे जब काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर 5 शेष बच रहा है इसका मतलब इस संख्या में 5 कैसा है, फालतू है। इस संख्या में 5 फालतू है। इसका मतलब अगर हम वो फालतू वाला माइनस कर दें, जो एक्स्ट्रा है अगर उसको माइनस कर दें तो ये जो संख्या है ये तो उस संख्या से पूरी तरह कट जाएगी ना जो हम बड़ी से बड़ी निकालने वाले हैं, ये उस संख्या से पूरी तरह कट जाएगी। अब सेम यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। तो इसमें क्या है, 7 फालतू है तो यहाँ से बचेगा 1320, यानी कि अब हम कह सकते हैं हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है। देखिए इन संख्याओं में तो 5 और 7 एक्स्ट्रा था, फालतू था, वो हमने घटा दिया। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं इनमें तो कुछ फालतू है नहीं, इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जब एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पर हर हालत में शेष नहीं बचेगा, मतलब किसी कीमत पे शेष नहीं बचेगा, आपका जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हमें मासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा निकालिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मासा एक और इस सवाल में भी हम मासा निकाल देते हैं। 1 भाग जाएगा, 984 रह गया, 10 से 4 गया तो 6 बचेगा, 11 से 8 गया तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 12, 12 से 9 गया तो 3 बचेगा, 336 हो गया, 336, ठीक है। अब 336 से किसको काटेंगे, 984। 2 भाग जाना चाहिए, 2 ही जाएगा, 2 जाएगा,
और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये 672, 672। 4 से 2 गया, 2 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3। कितना बचेगा? 3। अब 312 से हम किस में भाग लगाएंगे? 336 में। तो 312 एकम 312, और यहाँ से बचेगा 24। फिर 24 से किस में भाग लगाएंगे? 312 में भाग लगाएंगे। 24 से हम 312 में भाग लगाएंगे। फिर 24 से जब काटेंगे इसको, देखिए 24 एकम 24 कट जाएगा यहाँ से, 24 एकम, हाँ ठीक है, 24 एकम 24 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच रहा है? यहाँ पर 7 बचेगा ना, तो 72, यानी कि 24 तिया 72। तो ओवरऑल 13 से ये मतलब कट गया, पूरी तरह से कट गया। तो हमारा मासा यहाँ पर कितना निकल के आ गया? मासा कितना निकल आया? 24। ठीक है, तो ये वाली बात आगे होगी समझ में, ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पिछले सवाल में हमसे सिर्फ ये पूछा था वो संख्या कौन सी वाली कटेगी, लेकिन इस बार पूछा है कि इतना इतना शेष रहना चाहिए। तो जितना भी शेष रहेगा वो वाला शेष हम पहले ही माइनस करेंगे। दोनों ही चीज़ें अलग है। लासा में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमें जितना भी शेष चाहिए होता था, वहाँ सिंगल एक शेष हुआ करता था, यहाँ पर अलग अलग दे रहा है। तो जितना भी शेष वहाँ पर हुआ करता था हम उस शेष को एलसीएम लेने के बाद जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर हमें मासा जब हम ले रहे हैं तो संख्या में से सबसे पहले उन संख्याओं को घटाना पड़ेगा, तब जाके हम इसका मासा निकालेंगे। ठीक है, देखिए थ्योरी इसकी बिल्कुल क्लियर है, उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। बस ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों को भाग दें तो इतना शेष बचे। भाई इसको भाग दें तो 5 बचे, इसका मतलब इसमें 5 ज़्यादा है। इसको भाग दें तो 7 बचे, इसका मतलब इसमें 7 ज़्यादा है। अगर जो ज़्यादा वाला है वो घटा दिया तो अब तो शेष बचेगा नहीं, अब पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कटेगा मतलब मासा निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल, तिरसठ 87 123। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर भी देखिए उसमें थोड़ा सा और चेंज आया। थोड़ा और चेंज आने के बाद देखिए एक सवाल आया आपके सामने। यदि 63, 87 और 123 में से प्रत्येक को एक संख्या द्वारा विभाजित किया जाए, ठीक है, एक संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा किसको? इन तीनों संख्याओं को, तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। एक ही बचता है। एक का मतलब यहां पर ये वाला एक नहीं है, 1 नहीं है, मतलब बराबर बचता है, समान बचता है, एक जैसा बचता है। कहने का मतलब जब हम 63 को भाग देते हैं तो भी सपोज करिए 2 बचता है, तो 87 को भाग देने पर भी 2 ही बचेगा, और 123 को भाग देने पर भी 2 बचेगा। अगर 63 को भाग देने पर 7 बचता है तो इधर भी 7 और इधर भी 7। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो कहना चाहता है कि हमेशा बराबर शेष बचता है। ठीक है, एक ही का मतलब यहां पर बराबर है। तो ये कह रहा है ऐसे भाजक का बृहत्तम संभाव्य मान, जो बड़े से बड़ा मान संभव है, वो बता दीजिए। तो भैया जब बड़े से बड़ा मान होता है तो हमेशा हम क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। ठीक है, मासा निकालेंगे, लेकिन मासा तो निकालेंगे, अब मासा से पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये करना क्या है। जैसे पिछला सवाल था, पिछले सवाल के हिसाब से अगर ये देता, कहता कि 83, 87, 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो क्या करते? हर संख्या में से 2-2 घटा लेते, हर संख्या में से 2-2 घटा लेते, और घटाने के बाद मासा निकाल देते। सिंपल सा सवाल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती ना, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। लेकिन इस बार ना उसने, अगर ये 1 कहता, 1 शेष बचेगा तो 1 घटा देते, 2 कहता, 3 कहता, जितना भी कहता उतना घटा लेते हैं। लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, इसने कहा बराबर शेष बचता है। और अगर ये बात कही है इसने, तो देखिए ये सवाल जो है अच्छा सवाल है, आप याद रखिएगा। ऐसे सवाल को फिर हम कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझ लें। देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए मासा वाली कंडीशन में जिसमें लगे कि इक्वल शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आप ये करेंगे, इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे, इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, हालांकि ये तो थोड़ी छोटी सी संख्याएं हैं, अगर कहीं बड़ी बड़ी संख्या हो जाएंगी तो आप ऐसा करेंगे। ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं, इसे तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर लेंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा कह रहा है, 24 से भाग लगा के देख लो,
तीनों में बड़ा कौन सा है इनमें से? 24। 24 से भाग लगाओगे तो 24 दूनी 48, बहुत तेरा शेष बच गया। यहाँ लगाओगे तो उतना शायद नहीं बचा। ये 24 पंजे 120 से 3 ही बचा, बराबर बराबर शेष कहाँ बचा? अब अगर हम 18 से भाग लगा लें तो 18 से भी ये देखिए 18 तिया 54 हो गया, 9 शेष बचा। यहाँ पर 18 चौका 72, बहुत ज़्यादा बच गया शेष। इसके बाद देखिए यानी कि उल्टा सीधा हो रहा है, तो कहने का मतलब हमारा आंसर 12 है। अगर 12 से भाग लगाएंगे, 12 पंजे 60, 3 बचेगा, 12 सत्ते 84, 3 बचेगा, 12 दही 120, 3 बचेगा, बराबर बराबर शेष आ रहा है। जब संख्या छोटी लगे तब तो कर लोगे ये काम। अब यहीं पे आंसर होते 200 250, तो 200 250 से आप कैसे काटोगे? मान लो बड़े से आंसर होते, 3 डिजिट में आंसर होते तो उनसे, और ये संख्या भी बहुत बड़ी सी होती 6-7 डिजिट में, फिर क्या करते? तो ये देख लेना, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो मेथड बता रहा हूं आप यही करोगे। ये वाली जो बात मैंने अभी बताई ऑप्शन वाली, हर किसी को आ गई होगी समझ में, तो ये अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ उससे काम नहीं चलता। एक बार को अगर मैं कह दूं यहाँ पे मान लो 123 होता तो एक बालक कहेगा कि 123 से सर जी हम कैसे काटेंगे, आपने तो काट लिया पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए बताना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, अब इसका मेथड समझ लीजिए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें ये करना होगा कि जो 3 संख्याएं दे रखी है इनका अंतर निकालना है। अंतर मतलब अंतर क्या होता है? अंतर तब निकलेगा ना जब एक संख्या बड़ी और एक छोटी हो। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर भी तो ऐसा ही है। इस संख्या में से एक बार सबसे बड़ी वाली में से इसको घटा लो तो क्या बचेगा? 60। एक बार इसमें से इसको घटा लो क्योंकि ये संख्या इन दोनों से बड़ी है, अंतर ही तो निकाल रहे हैं हम। तो एक बार इसमें से इसको भी घटा लो, देखो कितना बच रहा है? 56 या 36? 36 बचेगा। ठीक है, एक बार इसमें से इसको घटा लो, 87 से 63 को घटा लो तो देखो कितना बच रहा है? 24। आपने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया, मतलब जो 3 संख्याएं थी उनमें से हर बड़ी संख्या को छोटी वाली संख्या में माइनस हमने कर दिया। ऐसा करने पर हमें जो संख्याएं मिल गई, जो संख्याएं हमें मिली, अब तक का काम तो बिल्कुल टफ नहीं है। बस याद रखना है जब एक ही शेष बचे तो हमें क्या करना है, उन संख्याओं का मासा ले लेना है। और मासा लेंगे हम, लेकिन मासा से पहले हमें क्या करना है, उनका अंतर लेना है। और जैसे ही आप अंतर लेंगे फिर तो आपको पता ही है कि मासा लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का आप ले लो मासा। ठीक है, इन संख्याओं का मासा ले लो। अब मासा मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाएं। तो ऐसा करने के लिए आप चाहे तो नियम का इस्तेमाल कर लो और या फिर डायरेक्ट लिख दो, ये तो इतनी बड़ी बात है नहीं। इन तीनों संख्याओं का मासा निकालना, इन तीनों संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और या फिर इतना लिखने के बाद आपको लग रहा है ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हैं, भैया इतना लिखने के बाद चेक कर लो किससे कट रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, दो दो संख्याएं ऐसी निकल आती हैं जिनसे कट जाता है। मान लो एक आंसर यहाँ 6 भी दे रखा होता, फिर आप कहते हैं ये तो साहब 6 से भी कट रहा है, 6 से ये भी कटेगा, ये भी भैया कट तो रहा है। 6 से क्या, ये तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन सब आंसर थोड़ी हो जाएंगे। हमने आपसे क्या पूछा कि बड़े से बड़ा मान बताओ, तो बड़े से बड़ा मान जो होता है वो मासा होता है। तो आपको सबसे बड़ा मान चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? चलिए अगला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है अगला। पिछली क्लास में देखिए बाकी तो शेड्यूल अब स्टार्ट हो ही चुका है। आज जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस दिन भी हमने सारे मतलब डबल 2 क्लासेस के वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो अब पर डे डबल क्लास आपको मिलती रहेगी, यूट्यूब पर डबल क्लास आपको मिलती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत बराबर हो रही है, चल रहा है सारा काम। और अब ये वीडियो आप मंडे में देख रहे होंगे क्योंकि ये हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये वीडियो आप मंडे में देख रहे होंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पर जो नियम स्टार्ट किया है, मतलब जो हमने एक सेटिंग उसकी स्टार्ट की है, जो प्रीमियर स्टार्ट किया है, प्रीमियर से ये पता चलता है कि उसको अर्ली मॉर्निंग उस टाइम पर जब हमने जो टाइमिंग रखी है, मान लो 6 बजे की टाइम रखी है, तो 6 बजे की टाइमिंग पर कितने ऐसे लोग हैं जो घर बैठ के उन वीडियोस को देख रहे हैं। तो उससे अगर वो वॉचिंग थोड़ी सी संख्या अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ कि सुबह में 7, 8, 10 बच्चे ही केवल उसको देख रहे होते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि इवनिंग तक जब मैं देखता हूँ तो उसकी संख्या ज़्यादा ऊपर चली जाती है थोड़ी सी। तो लेकिन आप उस टाइम पे तो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं,
तो मैंने ये सोचा है कि जैसे ही आप लोगों की वो एक आदत पड़ जाएगी कि हमें मॉर्निंग में इस टाइम पे देखना है, तो फिर हम उस टाइम पे लाइव देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये काम चल रहा है, लेकिन कम से कम उस समय लाइव के लिए कुछ बच्चे ऐसे भी तो होने चाहिए जो उस टाइमिंग के हिसाब से पढ़ने वाले भी हों। ठीक है, वैसे तो अर्ली मॉर्निंग का एक ऐसा टाइम है, आप जल्दी से उठिए और आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 8-9 बजे तक सारी क्लासेस आपकी निपट जाएँ और उसके बाद में आप आराम से अपने सारे काम निपटा सकते हो, जो भी घर के काम है। चलिए खैर, कोशिश करिए आप और एक समय से जुड़ने की कोशिश करिए, एक अपनी रेगुलरिटी बना लीजिए। ये नहीं है कि YouTube पर आपका जब मन करता है आप तब पढ़ रहे हैं, वैसे तो पढ़ सकते हैं ना, कि इसीलिए YouTube है, लेकिन जब मन करे तब पढ़ेंगे, तब हो सकता है कि कभी कभी मन करेगा तो नहीं भी पढ़ेंगे। इसलिए एक रेगुलरिटी बना लीजिए। ठीक है, रेगुलरिटी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितनी भी वीडियोस होती हैं उन सभी वीडियोस का लिंक एक बार, कम से कम एक बार, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं करना है, कम से कम एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, और पूरी वीडियो को उसी समय देखा करें जिस समय आपके पास टाइम है। ठीक है, उसी समय देखें, पूरा वीडियो एक बार में देखें, अच्छे से देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये एक सवाल जो हमारे सामने रखा हुआ है, 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सकता है। आवाज़ नहीं, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है इधर। डबल क्लास लग जाएगी इसी में। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी लैंग्वेज में एक जगह कंफ्यूजन भी पैदा हो जाएगा आपको अगर ध्यान नहीं देंगे तो। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं ये बताओ। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, 4, 5, 6 से कटने वाली कोई एक संख्या तो निकालें। तो 4, 5, 6 से कटने वाली अगर हम संख्या निकालेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, 200 और 600 के बीच। 200, 600 के बीच अगर हम बात करें तो देखिए इसको ना बहुत अच्छे से आप समझ लो। वैसे तो इसके और भी मेथड हैं, लेकिन जो परफेक्ट होता है वो क्या है, ये 600 के बीच कह रहा है ना। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर ये तक कहता तो अलग फंडा था, बीच कह रहा है तो अलग चीज़ है। ठीक है, ये सवाल मतलब ये सिर्फ बीच लिखने की वजह से ये सवाल अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। ठीक है, दोनों बातें समझ लो। अगर ये बीच कह रहा है ना तो 600 संख्या मत लो, यहाँ पर 599 ले लो। मजबूरी ये हो जाएगी आपकी, गलती आपसे हो सकती है, क्योंकि 60 से काटेंगे तो पूरा 600 ही कट रहा है। 60 से काट, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन बाई चांस जब हम 60 से काट के देखेंगे तो ये पूरा 600 ही कट जाएगा। लेकिन वो 600 तक थोड़ी कह रहा है, 600 को शामिल थोड़ी करना है, वो 200, 600 के बीच कह रहा है, 600 तक नहीं पहुंचना है, 599 या उससे नीचे ही रह जाना है। बात समझ में आ रही है? हम इसमें से 600 को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम 599 लिख लें, और यहाँ हम 200 अगर कट रहा है 60 से, तब तो आप 200 भी ना लिख सकते, यहाँ पे 199 लिखो। और बाई चांस हमें पता है कि 60 से 200 कटेगा ही नहीं, तो हम 200 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 60 से काट के देखना है। 60 से जब काट के देखेंगे तो 9 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 9 54। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 9 संख्याएं तो हो जाएंगी यहाँ पर। अब रुके रहना, बस अभी समझ में आ जाएगा। 60 से 3 भाग यहाँ जाएगा तो 180। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 200 और 600 के बीच जानना चाहते हो तो आपको एक बात तो पता चल गई कि 600 के बीच यानी कि 600 से पहले टोटल संख्याएं कितनी होंगी कटने वाली। टोटल संख्याएं 60 से कटने वाली कितनी होंगी, 9 संख्याएं होंगी। जबकि 200 तक कितनी संख्याएं हैं भाई, 1 से लेकर के, ये कोई नई बात नहीं है। नंबर सिस्टम अगर पढ़ा था तो नंबर सिस्टम में भी इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 600 तक हम बात कर रहे हैं, तक बोल देता हूं मैं, वैसे तक अगर करेंगे तो पूरे 600 को लेंगे तो 10 संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो 599 तक बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 599 तक अगर हम देखें तो 9 संख्याएं होती हैं। तो इन 9 संख्याओं में क्या होगा, ये देखिए, इन 9 संख्याओं में 60 भी शामिल होगा, 120 भी होगा, 180 भी होगा, 240 भी होगा, 300 भी होगा, 360 भी होगा, 420 भी होगा। ज़्यादा संख्याएं नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा होती तो नहीं लिखता। ठीक है, 480, 540 और इस बस इतनी रहेंगी। 600 तो हम ले ही नहीं सकते, मजबूर हैं हम, 600 नहीं ले सकते।
तो देखिए ये वही संख्या हो गई ना, टोटल संख्या हो गई, ये तो 1 से लेकर के। लेकिन इनमें से क्या आप इन संख्याओं को भी काउंट करोगे? क्या आप इनको काउंट करोगे? ये संख्या आप काउंट नहीं कर सकते। देखिए ये मेथड समझना इसलिए जरूरी है, यहां तो उसने 200 और 600 के बीच कहा, वो 200 से लेकर के 60,000 के बीच कहेगा, तब भी तो हम इतनी आसान तरीके से निकाल लेंगे इसको, तब भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। अब आप 2000 से लेकर के 60,000 तक जरा लिखो, 2 घंटे लग जाएंगे यही काम करते रहना। तो यहां पर हमें क्या करना था, हमसे पूछा था 200 और 600 के बीच की संख्याएं, ठीक है, 200-600 के बीच की संख्याएं। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने 599 तक की निकाली जो कि 9 निकल के आ गई। फिर हमने निकाली 200 तक की जो कि 60, 120, 180 यानी कि 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें से इनको घटा दो तो क्या बचेगा, 6 संख्या बचेंगी। और ना मानो तो गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही वो 6 संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये तक कहता तो यहाँ 10 हो जाता, 10 से 3 घटा के 7 आंसर आता, क्योंकि फिर हम यहाँ पर 600 को भी काउंट कर लेते। फिलहाल नहीं कर सकते, फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि उसने बीच बोला है। ठीक है, अब बताइए बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक बार दोबारा फिर देख लेना अगर किसी को कोई दिक्कत रही हो तो। चलिए और अगला सवाल देखते हैं क्या है। 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? ये तुम्हारा वाला ही सवाल है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इस सवाल को अगर आप साथ देंगे, ठीक से समझेंगे, तो इसी सवाल में मैं 2 सवाल समझाऊंगा, इसी एक सवाल में 2 सवाल। तो सबसे पहले तो जो लिखा है हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसको कर लेते हैं। ये कह रहा है 100 और 200 के बीच आने वाले वो संख्याएं जो 9 तथा 6 दोनों से कट जाए। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना ले लेंगे? 18 ले लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम हमने 18 ले लिया। तो 9 और 6 दोनों से कट जाए यानी कि 18 से कट जाए। 9 6 दोनों से कट जाए मतलब 18 से कट जाए। 9 तथा 6 इसका मतलब 18 से कट जाए। तो 18 से कटने वाली, अब देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है, जिसे कम आता है ना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है ये सवाल, बहुत ही आसान है। वो ज़्यादा कुछ सोचेगा ही नहीं, वो 100 के बाद देखेगा 18 छक्का 108 और 100 के बाद से शुरू करेगा और लास्ट संख्या जो हो जाएगी वो 198 हो जाएगी। काउंट कर लेगा भाई 18 का पहाड़ा लिख के यहाँ पे कि कितनी संख्या हो रही है और भाई आंसर भी हो जाएगा ये। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये बहुत परफेक्ट मेथड आप नहीं कहेंगे इसको। संख्या जहाँ बड़ी होगी वहीं दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, 18 से भाग लगाएंगे, 18 पंजे 90। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 18 से भाग लगाएंगे, 18 एकम 18, फिर बचा यहाँ से 2 यानी 18 एकम फिर से 18। तो फिर से पिछला वाला जो सवाल अभी हमने किया था उसी की जैसी तो बात आ गई यहाँ पर, वही चीज़ तो रिपीट हो गई। अभी 200 और 600 के बीच करा था, नहीं करा था, तो वही हम यहाँ पे 100 और 200 के बीच कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 11 में से किसको घटाएंगे, 5 घटा लेंगे। 11 से 5 घटाएंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इतनी बात आई समझ में? इतनी बात तो आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल था ये, आ गई होगी बात समझ में। अब देखिए अगर वो यहाँ पर ये कह देता तथा की जगह, जरा ध्यान देना मेरी बात पे, अगर ये तथा की जगह या कह देता, 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को ज्ञात करिए जो 9 या 6 से पूरी तरह कट जाए। बल्कि ना इस सवाल को ये बोल दिया मैंने, लेकिन ये सवाल जब आता है तो इस तरह से नहीं आता। वो सवाल कैसे आता है, वो सवाल 100 और 200 के बीच ना पूछ के 200 तक या 100 तक इस तरह से पूछता है। ठीक है, चलो फिलहाल जो लिखा है अगर यही आता है तो हम कैसे करेंगे जरा उसको समझ लीजिए। तो देखिए, क्योंकि इसमें ना हमें 9 और 6 दोनों से अलग अलग निकालना पड़ेगा, ऐसा सवाल बनता नहीं है, थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा ये सवाल। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, इसका देखिए तरीका क्या है। इसका तरीका ये होगा कि हम 100 तक पहले तो 9 से कटने वाली निकालें और 200 तक भी 9 से कटने वाली निकालें। ठीक है, फिर यही इतना ही काम हम करेंगे और इतना ही काम हम फिर 6 से कटने वाली के साथ करेंगे और फिर हम ये वाला काम भी करेंगे। ये तीनों चीज़ें करने के बाद उसका जोड़ के घटाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, वो सवाल लिख लेते हैं, कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो नया सवाल। ये वाली बात तो आगे समझ में, जो सवाल आता है वही सवाल लिख लेते हैं। ठीक है,
जो सवाल आता है बनता है हम वही सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 200 तक 9 तथा 6 से कटने वाली संख्याएं, ठीक है। ये समझ लो, बस इतनी बात समझ लो, 200 तक 9 और 6 से कटने वाली संख्याएं। तो अभी हमने क्या निकाला था कि 9 और 6 का मतलब 18 से कटने वाली, तो 200 तक कह रहा है ना, तो 200 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 11 संख्या हो जाएंगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर ये तथा दे देगा तब। और अगर ये यहां पर या लिख देता, अगर ये यहां पर या लिख देता, मतलब ये कहता कि 200 तक 9 या फिर 6 से कटने वाली संख्याओं कितनी संख्याएं होंगी, मतलब वहां हम अभी तो हम किसको काउंट कर रहे थे, जो 9 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, ठीक है। तो 9 से कट रही है और 6 से कट रही है, यानी कि 9 और 6 दोनों से कटनी चाहिए। तो 9 6 दोनों से कटनी चाहिए, मतलब हमने निकाल लिया कि वो 18 से कटनी चाहिए। क्या निकाला, 18 से, यानी कि उसका एलसीएम निकाला। लेकिन अब वो जो बात कह रहा है वो इसमें ये कह रहा है 9 से कट जाए या फिर 6 से कट जाए, मतलब हम हर संख्या को ले लेंगे, 9 से कट रही है तो भी, 6 से कट रही है तो भी, ठीक है। अब देखिए ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो पहले तो इसका वो देसी वाला मेथड समझिए। अगर 6 से कटने वाली संख्या है, जरा ध्यान दो आप, 6 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, सब तो नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 6 से कटने वाली ऐसे संख्या हो जाएंगी बहुत सारी, 200 तक अगर हम देखेंगे तो 198 लास्ट संख्या आ जाएगी इसमें, ठीक है। और अगर हम 9 से काट के देखेंगे तो 9 9 दूनी 18, 27, 36, तो ऐसी संख्याएं भी बहुत सारी निकल आएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 6 से ये वाली कट रही है, 9 से ये वाली कट रही है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जितनी भी संख्या निकल के आएंगी दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या वो आंसर होगा, वो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस संख्या में देखिए जब हमने इन्हें काउंट किया, मान लो ये वाला हमने जब काउंट किया, ये हमने जब 6 से कटने वाली संख्याएं काउंट की, तो 6 से कटने वाली कितनी आ गई थी, 11, 33, सपोज करो 33 संख्याएं आ गई थी, ठीक है, इतनी आएंगी, 33 संख्याएं आ गई थी। और 9 से कटने वाली जब हमने देखी तो 9 से कटने वाली संख्याएं आ गई थी, मान लीजिए 23 आ गई थी, चलिए ठीक है 23 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके अभी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कौन, देखो 18 जो कि हमने डबल गिन लिया, हमें अभी 36 भी माइनस करना पड़ेगा जो कि हमने डबल गिन लिया। जब हमने इसे काउंट किया तब भी हमने 18 गिन लिया, जब इन 23 को काउंट किया तब भी हमने 18 गिन लिया। तो ऐसी कुछ संख्याएं हो गई जिनको हमने डबल काउंट कर रखा है। लेकिन इसका जो मेथड है वो क्या है, जरा मेथड पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये, हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, एक सेकेंड, कोई, हेलो हेलो मम्मी अभी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर में बात करें। हाँ देखिए 9 तथा 6, अब देखिए क्या करेंगे हम, 200 तक 9 से कटने वाली देख लेंगे, फिर 200 तक हम 6 से कटने वाली भी देख लेंगे। अब 9 से कटने वाली हो गई 9 दूनी 18, यहाँ से कितना बचा 2, ठीक है, 9 दूनी 18, 22 ही तो होगा, जो 23 बता दिया, ठीक है। तो 22 संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी, 22 संख्याएं ये वाली देखिए 22 संख्या हो गई। 6 से कटने वाली देखोगे 6 3 18, 6 3 18, 33 संख्या हो जाएंगी। तो 33 और 22 जब जोड़ोगे तो 33 और 22 कितना हो जाएगा, 55। तो 55 जो संख्याएं हैं इनमें से कुछ संख्याएं इस तरह की, ये वाली संख्याएं तो कॉमन है, तो क्या करेंगे इसमें से अब हम 9 तथा 6 से कटने वाली जो संख्याएं हैं 18, वो संख्याएं हम यहां से माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37 आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, मतलब बढ़िया ही सवाल है, एकदम समझना पड़ेगा आपको ठीक से। 200 तक 6 तथा 9 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी वो हमें बताना है। तथा कहेगा तो 6 से कटने वाली अलग, मतलब तथा अगर कहता है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर 18 से काट के देख लेंगे 200 तक कितनी कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर वो या कह देता है तो या जब कहेगा तो 6 से कटने वाली अलग देखेंगे, 9 से कटने वाली अलग देखेंगे, अलग अलग दोनों को देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जो इनमें से कॉमन संख्याएं हैं उनको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आना ही चाहिए इस बार ये।
अभी देखिए पीईटी की भी डेट आ गई है ना, डिसाइड हो चुकी है डेट तो उसकी भी, सितंबर, हाँ पीईटी का सितंबर में शायद कोई डेट आई है, हाँ तो उस कैलेंडर में दे रखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। कैलेंडर तो आ गया सारा, अप्रैल 2022 तक के सारे कैलेंडर आ चुके हैं। हाँ यूपीएससी का आ गया, यूपी पीसीएस वाला, पीएससी वाला भी आ गया है, सारे आ गए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं यहाँ पर एक एक करके ये समझ लीजिए, सब ये एसआई और एसएससी लेवल का है, एसआई एसएससी पीईटी, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सवाल यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। दो संख्याओं का योग कह रहा है 36 है तथा उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, संख्याएं अलग अलग हो तब भी लासा मासा सेम हो जाता है, ठीक है। संख्याएं अलग अलग हो तब भी लासा मासा सेम हो जाता है, या मासा एक ही है उनका लासा अलग हो जाता है, संख्याएं बदल जाती हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल जो दिया था, क्या बताया था हमने आपको, हमने बताया था कि 6 और 4 का अगर हम लासा ले लेंगे तो भी 12 आएगा, 3 और 4 का ले लेंगे तब भी 12 आएगा, और 12 और 1 का ले लेंगे तब भी 12 आएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिनमें सेम लासा या मासा आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को बहुत ही अच्छे से समझना है। हालांकि ये कोई पहला सवाल नहीं है, इसके जैसा एक सवाल और भी रखा मिलेगा थोड़ा सा कुछ बदल के। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, इस प्रकार कितनी संख्या होंगी। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, समझना क्या है, जानते तो आप सभी हैं, मासा जो होता है हर संख्या में कॉमन होता है। जैसे हम मासा निकाल रहे हैं, 12 और 18 का मासा निकालते हैं तो 6 निकल आता है। 6 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो 12 और 18 दोनों को पूरी तरह काटेगी। तो क्या करना है, हमने इसका मासा निकाला, मतलब 12 में भी अगर हम देखें तो 6 दूनी 12, 18 में अगर देखें तो 6 तिया 18, दोनों में क्या कॉमन था, 6 कॉमन था, तभी तो उसको हमने मासा कह दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तभी तो हमने से एचसीएफ बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि हर संख्या में मासा होता है। यही ना मैंने पहली क्लास में आपको बोला था कि हर संख्या मासा से कटनी ही है। जब वो कटेगी, मासा से कटेगी, मतलब हर संख्या में मासा होगा तभी तो कटेगी। तो हर संख्या अगर कटेगी, एकदम ये पक्की वाली बात है। तो अब हमें इस सवाल में करना क्या है, दरअसल ये जब युग्म वाले सवाल आते हैं ना, तो इसमें सवाल बनाने से नहीं बनता, समझ ही नहीं आता। योग कह रहा है यहाँ पर, ना लासा दिया ना मासा दिया, मतलब एक मासा दे रखा है, ना कोई संख्या दे रखी है, कुछ भी ना दिया, तो हम इसमें क्या करें, तो हम यहाँ पर ये करेंगे, हम एक संख्या मानेंगे 4x और एक संख्या मानेंगे 4y, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, 12 को हमने लिखा था 6 गुणा 2, 18 को हमने लिखा 6 गुणा 3, तो ये तो हो गया मासा, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो 4x या 6x कह लो, इसे 6y कह लो। यहाँ पर मासा कितना है, 4 है, तो ये 4x हो गया 4y। अब उसने क्या बोला है, इसका योगफल कितना है, 36। ये लो हो गया सवाल, बहुत आसान हो गया अब तो। अब देखिए 4 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 निम 36, x प्लस वाई बराबर हो गया 9। कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे 9 तो आंसर है नहीं, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो थोड़ा काम बचा हुआ है। अगर x प्लस वाई बराबर 9 आया है, अगर x प्लस वाई बराबर 9 आया है, तो इसका मतलब है, अब जो संभावना उसने बोला है ना कितने युग्म संभव हैं, तो ये संभावना अब आप खुद देखो। अब आप खुद देखो यहाँ पर कि 1 और 8 जोड़ेंगे तो भी 9 हो सकता है, 2 और 7 जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, क्रम से जोड़ लो गलती नहीं होगी, 1 2 3 ऐसे चलो। 3 और 6 जोड़ेंगे तब भी 9 हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तब भी 9 हो जाएगा, फिर आप 1 2 3 4 फिर क्या जोड़ेंगे 5, 5 और 4 जोड़ेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, 9 के लगभग मिडिल तक ही जाना है। क्यों जाना है, कैसे पता चलेगा, इसलिए पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 कर रहे हो तो 5 के बाद फिर 4, यानी 4 5 5 4, बात तो एक ही हो गई। अगर और नीचे जाओगे तो 6 लिखोगे और यहाँ 3 लिखोगे तो 6 3 या 3 6 तो हम लिख चुके हैं। तो हमें क्या करना है, मिडिल तक ही जाना है, जहां रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, जहां आवृत्ति स्टार्ट हो जाएगी, हम वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेम संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। भाई हम 12 और 18 आंसर लिखें या फिर 18 और 12 लिखें, बात तो एक ही है, ठीक है ना, बात तो एक ही है। तो अब इसमें भी अभी देखिए, अब कोई कहेगा कि ये तो साहब 4 जोड़े हो गए, लेकिन नहीं, 4 नहीं है, ये 4 नहीं है। इनमें से अभी हमें एक काम और करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को समझ रहे हैं, हर चीज़ बहुत सिंपल सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कठिन है। बस सवाल को जब आप करेंगे तो उसे थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 और 8,
ये दोनों संख्याएं जो हैं आपस में, क्या ये आपस में कट रही हैं? नहीं कट रही हैं, तो ये हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में कट रही हैं? नहीं कट रही है, तो ये भी हो जाएगा। क्या 3 और 6 आपस में कट रहा है? हाँ भैया ये तो कट रहा है 3 से, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो जो संख्याएं आपस में कट जाएं वो संख्या हम हटा देंगे, वो वाला जोड़ा हम यहां से हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद 4, 5 वाला जो है उसे आप इसमें शामिल कर लो, ठीक है, क्योंकि 4, 5 आपस में नहीं कट रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे यहाँ पर जो आंसर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ये जो बात थी इधर, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, वरना कुछ लोग इसको नोट कर लें और बाद में कहें मास्टर साहब ने पता नहीं क्या समझा दिया था इसके बारे में। तो देखिए एक बार हम दोबारा अगर चाहें तो समझ लेते हैं इस सवाल को। हमने क्या किया था, मासा जो 4 था तो संख्या को 4x 4y प्लस दोनों को प्लस कर दिया, बराबर 36 हो गया। दोनों में से 4 को हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ से बचा, y यहाँ से बचा, तो x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। 4 से जब हमने इसको काटा तो x प्लस वाई बराबर 9 निकल के आ गया। अब देखिए इसके बाद x प्लस वाई बराबर जब 9 आया तो हमने संभावनाएं चेक की कि कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। और ये देखिए बहुत आसान है, कभी ऐसा नहीं होगा x प्लस वाई बराबर 2 250 आ जाए, ठीक है। हमेशा संख्या कुछ ऐसी आएगी जिसका फैक्टर करना आसान रहे, जिसको आप इजीली समझ पाएं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा। 4, 5, 6 से ज़्यादा कभी जोड़े बनते ही नहीं है, इतने जोड़े वाला सवाल कभी नहीं आता है और बनता भी नहीं है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, जो संख्या आपस में कट रही है, तोते की तरह सीख लो, पढ़ लो अच्छे से। क्या करना है, जो संख्या आपस में कट रही है उस संख्या को हटा देना है, ठीक है, वो वाला जोड़ा हटा देना है। और ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? निखिल समझ में आ गया? अच्छा बिल्कुल आ गया, तो इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? चलिए ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए फिर से, ऐसे कितने युग्म हैं जिनका गुणनफल 2352 तथा मासा 14 है। तो देखिए फिर से अगर हम चाहें तो यहां पर ये काम कर सकते हैं, एक संख्या को 14x और एक संख्या को 14y, ठीक है, 14x और 14y। क्या बोला है, ऐसे युग्म कितने हैं, ऐसे युग्म कितने हैं जिनका गुणनफल 2352 है और मासा कितना है, 14 है। तो हमने संख्या को 14x और 14y मान लिया, लेकिन यहां हम प्लस नहीं कर सकते। उसने कहा है इनका गुणनफल 2352 है, इनका गुणनफल 2352 है, तो भैया प्लस कैसे कर लेंगे? अंतर कहता तो अंतर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर गुणनफल बोला है। अब एक काम हम कर सकते हैं, इस 14 से एक बार इसे काट लो, 14 से काटेंगे, 14 एक कम 14 हो गया, यहां पर बचेगा कितना, 9 बचेगा, 5 यहां से उठा लो। अब 14 छंग 84, 14 छंग 84, यहां से बचेगा 11 और ये 2 आ गया, ठीक है। तो फिर 8 और जाएगा, 168 हो गया। तो यहां देखिए, अभी देखिए इतना लिखा हुआ है, इसी में हम और आगे कर लें, इस वाले 14 से इसे फिर काट लो। तो देखिए 14 और 12 का गुणा 168 होता है, क्लियर। 14 एक कम 14, 4 बचा, 4 क्यों बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ 14 दूनी 28, ठीक है। एक्स वाई बराबर 12 ही आएगा वो, ठीक है। एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 12। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई बराबर 12 आया, तो अब हमें ये करना है भाई किस किस का गुणा करें कि 12 आ जाए। तो देखिए एक तो 1 गुणा 12 हो जाएगा, यहां पर हम क्रम से भी नहीं चलेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। अब अगर हम चाहें तो 2 गुणा 6 भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तो 3 चौका 12 भी हो रहा है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, यही संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इन संभावनाओं में भी आपस में कौन कट रहा है, आपस में कौन कट रहा है, ये वाली बात तो हमें जरूर लगानी पड़ेगी। तो आपस में 2 और 6 कट रहा है, तो फिर कितने जोड़े बच गए भैया, 2 जोड़े बच गए। इससे ज्यादा बेहतरीन सवाल क्या लोगे, इतना अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल था। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मासा 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो एक हो गई 27x, एक हो गई 27y, और इन दोनों का योग कितना है, 216 है। अब क्या करेंगे, 27 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई यहाँ बचेगा, बराबर हो गया 216। अब 27 से अगर हम इसे काटें तो 27 से काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। x प्लस वाई बराबर अगर 8 हो गया तो यहाँ पर हम 1 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 4 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि 8 के लगभग आधे तक ही आना पड़ेगा प्लस वाली कंडीशन में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं?
तो अब इतनी बात आ गई समझ में, 27x प्लस 27y बराबर इतना, x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। तो x और y की वैल्यू क्या क्या बननी चाहिए, लेकिन जो आपस में कट रहे हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। जो आपस में कट गए उन्हें हटा दो, उन्हें काट डालो यहां से। तो आंसर हमारा कितना बच जाएगा, फिर से हमारा आंसर हो गया 2। ऐसे 2 जोड़े संभव हैं, ठीक है, 2 जोड़े ऐसे संभव हैं, ठीक है। तो इस तरह के जोड़े वाले भी सवाल कर लिए ना, जोड़े वाले भी सवाल समझ में आ गए। अभी भी देखिए, अभी भी इस टाइप का सवाल एक और बन जाएगा, देखते हैं क्या है। ये देखिए 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, मासा 33 दिया है, ऐसे कितने जोड़े हैं, ये सवाल तो आप खुद ही कर लीजिएगा। 31 का आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में 31 का आंसर बता दीजिएगा क्या आता है, ठीक है। अच्छा 31 कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, 30 हाँ ठीक है, 30 भी था, मुझे लगा 30 गायब हो गया, वो दरअसल जल्दी कर दिया ना, ज़रा देर में हो गया सवाल, इसलिए याद भी नहीं रहा। चलिए अब 32 नंबर कर लीजिए, 32 को ज़रा समझ लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा 32 को जब समझेंगे ना, तो इससे पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, वो हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब तक आई नहीं है, अब तक सवाल में आई नहीं है किसी में भी। एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणा मासा। ये एक छोटी सी कंडीशन होती है, लासा मासा की जान है ये। तो पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, या आप कह सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा ये क्यों लगाएंगे यहाँ पर, जरा इसको भी समझ लें। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 है, उसने पहले ही एक बात क्लियर कर दी कि संख्याएं तो 29 से बड़ी हैं। अब ये जो बात इसने लिखी है ना 29 से बड़ी, ये समझ लीजिए इस बात का इतना ज़बरदस्त वाला मतलब निकल के आएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। कई बार बच्चे इस तरह की चीज़ें पूछते हैं कि सर क्या हम इसका ये फैक्टर नहीं कर सकते, भैया नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो उसका भी एक लॉजिक है। चलिए 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा क्या आएगा, 29 है, और लासा 4147 दिया है। कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल बताइए। थोड़ी सी दिखने में बड़ी सी संख्या लग रही है, और ये एगुम वाला जो सवाल था ना, बिल्कुल उसी से रिलेटिव है, वहीं से निकल करके आया है, वहीं से बना हुआ है ये सवाल, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या को तो मान सकते हैं हम 29x, और एक को मान सकते हैं 29y। देखिए 29x 29y दोनों संख्या हो गई, और दोनों संख्याओं का मासा और लासा कितना हो जाएगा, 4147 गुणा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या लिखा है, 2 संख्या 29x 29y, और लासा मासा कितना लिखा, 4147 गुणा 29 लिख दिया। अब यहां से देखिए, अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो 29 से एक 29 तो सीधा सीधा कट जाएगा। अब दूसरा वाला जो 29 है, दूसरे वाले 29 से हम बची हुई संख्या को काटेंगे, तो x बाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा 143, ठीक है, 143 यहाँ से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना, 143। अब देखिए इसके बाद अब हम सोचेंगे कि यार 143 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 143 के फैक्टर, जैसे अभी पिछले सवालों में कर रहे थे ना कि 12 के क्या फैक्टर होंगे, 18 के क्या होंगे। तो यहां पर देखिए इसके जो फैक्टर है, अब कोई सोचेगा कि हाँ भाई देखिए इसका फैक्टर बड़ा कॉमन है, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कई बार आता है। तो 11 गुणा 13, क्या इसका फैक्टर 1 गुणा 143 नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। 11 गुणा 13 रहेगा और 1 गुणा 143 रहेगा, ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन हम अगर इसे यूज करते हैं तो हमारा आंसर अलग आएगा, और इसे यूज करते हैं तो इसका आंसर अलग आएगा। अब बात यहां पर क्या होती है, ये जो फैक्टर आए हैं, अगर हम एक फैक्टर मानेंगे तो एक बार हम यहां पर जब एक वैल्यू लगाएंगे 29x में, x की वैल्यू अगर 1 लगाएंगे तो ये जो संख्या बनेगी, पहली संख्या वो क्या हो जाएगी, 29 एकम 29 हो जाएगी। 29 का 1 से मल्टीप्लाई होकर 29 हो जाएगी। जबकि उसने क्या बोला है, संख्याएं कैसी होनी चाहिए, 29 से बड़ी 2 संख्याएं, कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया था उसने, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं हो सकता, सवाल गलत नहीं हुआ। अगर ये 29 से बड़ी नहीं कहता तो ये सवाल कोर्ट में चला जाता। कई बार आया ये वाला सवाल, रिपीट हो चुका है कई बार, बहुत पहले से देख रहा हूं मैं, बचपन से इस सवाल को, जब खुद पढ़ता था तब भी मैंने ये सवाल कई बार देखा।
तो यहां पर हम कौन सी वाली संख्या लेंगे, 11 गुणा 13 वाली, ठीक है ना। यही वाला फैक्टर, इकलौता यही फैक्टर मिलेगा, बाकी ये किसी से कटता ही नहीं है। ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, और किससे कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ना ये, तो ये किसी से नहीं कटेगा। और तो अब आप x की वैल्यू 11 लगाओ, y की वैल्यू 13 लगाओ, या आपका मन करता है x की वैल्यू 13 लगा लो, y की वैल्यू 11 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 11 गुणा 13 कर लो, चाहे 13 गुणा 11 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक संख्या आपकी हो गई 29x यानी कि 29 गुणा 11, और एक संख्या आपकी हो गई 29y यानी कि 29 गुणा 13। अब उसने पूछा क्या है कि इन संख्याओं का योग बताओ। चलो भैया योग भी कर लेते हैं। 29 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 और 29, 290 और 29 कितना हो जाएगा, 319, ठीक है ना, 319 हो जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 और 29 तिया 87, ठीक है। 10 गुना और 3 गुना सबको जोड़ दिया, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, 377, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे जैसा कि उसने कहा है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 और 6, ठीक है। तो 696 हो जाएगा, 696 आंसर हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है। अब बताओ, अच्छा है ना सवाल, ये बढ़िया सवाल है, मतलब ये हल्के फुल्के एग्जाम में आने वाला नहीं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, बेहतर सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। अगर मुझे पेपर बनाने को मिल जाए तो मैं तो ये सवाल कई जगह रख दूं इस तरह के, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए और अगला सवाल देखते हैं क्या है। 29 नंबर के बाद में देखिए, 29 नहीं 32 के बाद अगला सवाल है 33। दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए ये जो सवाल आया ना आपके सामने, ये भी युग्मों वाली जो कंडीशन थी, पिछला जो सवाल था उसी के जैसा है। पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि हर सवाल एक के बाद एक बहुत ही सीक्वेंस से लगा हुआ है, ठीक है। इस बात का आप अनुभव कर रहे होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से इन सवालों को लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा 455 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या तो ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में है, दूसरी कोई और हो सकती है, तो वही वाली संख्या बताइए। अब देखिए चारों आंसर हमें ऐसे दे रखे हैं यहाँ पर, जो कि कैसे हैं, 75 और 125 के बीच में भी हैं, और मासा 13 है यानी कि मासा से कटने वाले भी हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका ना एक तरीका ये होता है, एक तरीका तो ये होता है कि हम क्या करें, 78 से 455 को काटें, मतलब ये इसका मासा लासा है, तो लासा क्या होगा, संख्या से कट जाएगा ना। तो इससे हम इसको काटें, नहीं कटा, इससे फिर इसको काटें, नहीं कटा, फिर 117 से इसको काट लें तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम 91 से इसको काटें और ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर भी हो गया। लेकिन अगर सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, क्या पता संख्याएं कैसी दे दे, क्या पूछने लग जाए, तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को थ्योरी समझ में आ गई है वो लोग इस काम को भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना था हमें, भाई 13 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, 75 और 125 के बीच होनी चाहिए। ऐसी तो ये सारी की सारी संख्या, जितनी संख्याएं दे रखी हैं सबकी सब संख्याएं ऐसी ही है, लेकिन फिर उस संख्या से लासा भी तो कटना चाहिए भाई। अगर वो उस संख्या का लासा है तो लासा भी तो कटना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं में काट के देखेंगे। अब समस्या यहाँ पे आ जाती है, अगर कोई संख्या ऐसी दे रखी होगी, दो संख्या ऐसी दे दी जिनसे दोनों से ही 455 कट गया, दोनों से ही 455 कट गया, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है भाई, मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। चलिए देखो, एक संख्या मान लो 13x मान लो, या केवल x लिख लो, और एक लिख लो y, बराबर मासा गुणा लासा। क्योंकि आपके पास ना एक भी संख्या नहीं है, इन दोनों में से अगर एक भी संख्या होती तो दूसरी तो निकाल ही लेते, लेकिन एक भी संख्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर निकल के आएगा। अभी देखो आप तो x इंटू वाई बराबर 13 गुणा इस 455 क्या है, लासा है। जरा समझदारी का प्रयोग करिए, अगर ये लासा है और इसका हमें फैक्टर करना है तो हम पता है फैक्टर क्या करेंगे, छोटा सा नहीं,
हम जरूरी नहीं कि छोटी संख्या से काटें, हम इसका फैक्टर ऐसा करेंगे 13 गुणा, मतलब 13 से इसको हम काटेंगे, 13 से 455 को हम 13 से काटेंगे, 13 गुणा कितना, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 गुणा 35, कितना लिख दिया हमने, 13 गुणा 35 लिख दिया, ठीक है, 13 गुणा 35। अच्छा ये 13 से डायरेक्ट क्यों काटा, क्योंकि ये लासा है ना, तो लासा भी तो मासा से कट जाता है, लासा में भी तो मासा शामिल होता है, तो ये कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने इतना लिख लिया, चलो थोड़ा सा और काम करते हैं, 13 गुणा, इस 35 को लिख लो 5 गुणा 7, और ये 13 तो यहां पे चलेगा ही चलेगा। हमने इसे कैसे लिख लिया, 13 गुणा, इसको 5 गुणा 7 लिख लिया, और ये वाला 13 तो चल ही रहा है। अब भैया संख्याएं होती क्या है, मासा के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है, मासा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही तो संख्या होती है। हम पिछले सवालों से भी तो यही पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने पिछले सवालों में क्या पढ़ा, 29 का गुणा 11 से कर दिया, 29 का गुणा 13 से कर दिया, तो ये भी तो मासा का गुणा हम एक फैक्टर से कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो हम मासा का गुणा एक फैक्टर से कर रहे हैं। दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है ना। तो मासा का गुणा एक फैक्टर से ही तो हो रहा है, बस ये हमने उसको अलग से नहीं निकाला, हमें वहीं से मिल गया। तो यहाँ पर 13 गुणा 5 हो गया, और ये 13 गुणा 7 हो गया। अब 13 पंजे बनेगा 65, और 13 सत्ते बनेगा 91, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91 बनेगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 65 बनेगा, ये 65 तो 75 125 के बीच होगा नहीं, ये वाली जो संख्या है वो 13 और 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 65, वो संख्या 75 और 125 के बीच नहीं आएगी। संख्या जो हमें 75 और 125 के बीच लानी है वो 13 सत्ते 91 बनेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्या दिक्कत क्या थी यहाँ पे भी, अपने यहाँ से या किसी और की जगह छोड़ के रखो, वरना मजा करके हो जाएगा सब। चलिए और आगे चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का योग क्या होगा जिनका लासा इतना है और मासा इतना है। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का। देखिए सवाल बार बार बदल रहा है, लेकिन पैटर्न अब तक वही चल रहा है। देखा जाए तो इस सवाल में भी वही पैटर्न लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगने वाला, कुछ भी नया नहीं लगने वाला यहाँ तक, ये पक्की बात है। चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं, कोई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यही तो है, यही तो दे रखा है। अब क्या करेंगे, फिर से हम ये 68 दे रखा है, इसे हम काटेंगे तो 68 से ही काटेंगे। इसे जब हम काटेंगे तो 68 से काटेंगे इसको। लो अच्छा काट के देख लें। 68 से जब हम इसे काटेंगे तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, वो फैक्टर हम यहाँ बीच में रखेंगे। 68 यानी कि लगभग 7 मान लीजिए, 7 निम 63 हो गया, 9 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 हासिल का 7 हो गया, 9 छक 54, 54 और 7 61 हो गया ना। यहाँ से बचेगा 6, 8 आ गया, 1 कम 68। अच्छा ठीक है 91। हाँ अब देखिए यानी कि यहाँ पर जो 91 इनके बीच के जो फैक्टर आया वो 91 आया। अब 91 को भी हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पिछले सवाल जैसा ही तो हो गया। तो ये बस यही तो जानना चाह रहा है कि उन 3 अंकों वाली संख्याओं का योग कितना है। तो एक संख्या तो हो गई हमारी 13 गुणा 68, एक हो गई 68 गुणा 7, और दोनों का आप क्या करेंगे, दोनों संख्याएं निकालो। जैसे हमने एक सवाल किया था अभी जिसका आंसर 696 आया था, उस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 13 अट्ठे 104 और 13 छक 78, 78 और कितना 10 88 हो जाएगा ना। 7 से काटो, 7 अट्ठे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल का 5 हो गया, 7 छंग 42 और 5 47। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका आंसर 1360, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ये देख लो जरा कितना टाइम हो चुका है लगभग क्लास को, चेक करो जरा, बताओ, क्योंकि आगे सवालों का पैटर्न चेंज हो रहा है। सबसे नीचे रेड कलर से, चलिए ठीक है। तो काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं। बाकी के अगले जो प्रश्न रहेंगे उनको हम अगली क्लास में सीखेंगे।
अच्छे प्रश्न चल रहे हैं और आगे की जो क्लास रहेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी।